हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर नेहा जौहरी और मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ विटामिन डी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो विटामिन डी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से एक नया क्वेश्चन पूछा जाता ही है। और आप मेरी नोट्स को लिखने में अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने इसकी मॉड्यूल पहले ही प्रिपेयर करके रखी हुई है। यदि आप मेरी मॉड्यूल को बाय करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाके मेरी मॉड्यूल को बाय कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक विच इज ऑन विटामिन डी। विटामिन डी जो है वो एक फैट सॉल्युबल विटामिन है और ये हमारी बॉडी में एज अ हार्मोन फंक्शन करता है। ये हार्मोन की तरह फंक्शन क्यों करता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले हम यहाँ पे इसका डिटेल देख लेते हैं। जैसे कि हमने विटामिन ए पढ़ा था तो विटामिन ए की भी हमने कुछ एक्टिव फॉर्म्स पढ़ी थी, तो वैसे यहाँ विटामिन डी की भी कुछ फॉर्म्स हैं। कौन कौन सी फॉर्म्स हैं? यहाँ पे दो फॉर्म्स दी हैं। पहले यहाँ पे दिया है एग्रोकैलोकैल्सिफेरॉल, जिसको हम विटामिन डी टू भी कहते हैं, और दूसरा दिया है हमारा कॉलेकैल्सिफेरॉल, जिसको हम विटामिन डी थ्री भी बोलते हैं। अब जो पहला हमारा है एग्रोकैलोकैल्सिफेरॉल, वो हमें कहाँ से मिलता है, उसका सोर्स क्या है? तो वो मोस्टली हमें प्रेजेंट होता है, वो मोस्टली हमें प्लांट सोर्स से मिलता है। और दूसरा जाता है हमारा कॉलेकैल्सिफेरॉल, मतलब विटामिन डी थ्री जो है वो मोस्टली हमें एनिमल सोर्स से मिलेगा, एनिमल सोर्स से ड्राइव्ड होगा। तो हम इसके आ जाते हैं डायरेक्ट सोर्स से कि हमें जो विटामिन डी है वो कहाँ कहाँ से मिलेगा। तो जो हमें विटामिन डी है वो हमें मिलता है फैटी फिश से, फिश लिवर ऑयल से, और सनलाइट से। सबसे ज्यादा जो विटामिन डी है वो हमें सनलाइट से ही मिलता है। लोगों की मम्मी लोग बोलती है ना रोज कि धूप में बैठा करो, धूप में बैठा करो। क्यों बोलती हैं? क्योंकि हमें वहां से क्या मिलता है, हमें वहां से विटामिन डी मिलता है। तो सबसे ज्यादा जो हमारा रिच सोर्स है विटामिन डी का वो है सनलाइट। उसके बाद हम आ जाते हैं इसकी मेटाबॉलिज्म पे। तो इसका जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है एग्जाम्स में हमें इसका मेटाबॉलिज्म ही पूछा जाता है। तो हमें इसका मेटाबॉलिज्म बहुत इंपॉर्टेंटली अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको विटामिन ए पढ़ाया था उससे मैंने आपको कुछ रिएक्शंस बताई थी कि उस रिएक्शन के बेस पे हमने पूरा मेटाबॉलिज्म तो जो था इजीली लर्न कर लिया था। वैसे यहाँ पे भी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ 3 रिएक्शन बताऊंगी, उसके बेसिस पे आप पूरा जो विटामिन डी है वो अच्छे से लर्न कर सकेंगे। विटामिन ए जो था वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, तो उसको थोड़ा अपन को ज्यादा अच्छे से पढ़ना पड़ा था, बट ये बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ज्यादा ईजी है, इसको याद रखना। विटामिन डी का जो मेटाबॉलिज्म है वो आपको एक्सप्लेन कर। यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, जैसे हमारी स्किन पे सनलाइट पड़ेगी वैसे क्या होगा, 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारे कॉलेकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या हो गया, हमारी नंबर 1 रिएक्शन हो गई। तो हमें सबसे पहले क्या याद रखना है, स्किन पे जैसे ही सनलाइट पड़ेगी वैसे क्या होगा, 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारे कॉलेकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा, फिर लिवर में क्या होगा, लिवर में कॉलेकैल्सिफेरॉल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा 2,5 हाइड्रोक्सी कॉलेकैल्सिफेरॉल में। कोई भी रिएक्शन ऐसे ही तो नहीं होगी, एक कैटलिस्ट तो लगेगा ही। तो यह किसके प्रेजेंस में होगा, 2,5 हाइड्रोक्सीलेज के प्रेजेंस में होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉलेकैल्सिफेरॉल जो है वो काय में कन्वर्ट हो गया, हमारे 2,5 हाइड्रोक्सी कॉलेकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ 2,5 हाइड्रोक्सीलेज। ये हमारी क्या हो गई, सेकेंड रिएक्शन हो गई। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे थर्ड रिएक्शन पे। थर्ड रिएक्शन में क्या होगा, किडनी पे वर्क करेगा। किडनी पे क्या करेगा, 2,5 हाइड्रोक्सी कॉलेकैल्सिफेरॉल जो है वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 1,2,5 डिहाइड्रोक्सी कैलोकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, 1,2,5 डिहाइड्रोक्सी कैलोकैल्सिफेरॉल। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे मैंने 3 रिएक्शन बता दी, और उस 3 रिएक्शन में क्या हो गया, हमारा मेटाबॉलिज्म कंप्लीट हो गया। अगर हम इस 3 रिएक्शन को डायरेक्टली लर्न कर सकते हैं देन दैट्स वेल एंड गुड। अगर नहीं कर सकते तो यहाँ पे एक आपको ट्रिक बताती हूँ, एक फनी सी एक ट्रिक बनाई है मैंने जिससे हम इसको इजीली याद कर सकते हैं तीनों स्टेप्स को। अगर आप इस ट्रिक के थ्रू याद करना चाहे तो उस ट्रिक से कर सकते हैं, और डायरेक्टली कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं यहाँ पे एक ट्रिक बताती हूँ आपको जिसके थ्रू आप इजीली इसको पूरा अच्छे से लर्न कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है, डीजे वाले बाबू हैं, डी फॉर डीजे वाले बाबू एंड डी फॉर डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। अब वो क्या करेंगे, पार्टी में आके छोले भटूरे खाएंगे। तो छोले भटूरे हमारे कौन है, यहाँ पे कॉलेकैल्सिफेरॉल है। अब उनने पार्टी में आके छोले भटूरे खा लिए। छोले भटूरे क्योंकि होते हैं बहुत ज्यादा हैवी, तो उनको पीना है पानी। पानी पी के वो क्या करेंगे, अपने बॉडी को हाइड्रेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या किया उन्हें, जो हमारे कॉलेकैल्सिफेरॉल थे उन्होंने पानी पिया, कैसे, 2,5 हाइड्रोक्सी कॉलेकैल्सिट्रायोल। हाइड्रोक्सी मतलब पानी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2,5 हाइड्रोक्सी कॉलेकैल्सिफेरॉल। अब उनने इतना खा पी लिया तो उनको क्या लग गए, दस्त लग गए, डायरिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 1,2,5 डिहाइड्रोक्सी कैलोकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, डीजे वाले बाबू ने खाए छोले भटूरे, छोले भटूरे खा के उन्होंने अपने बॉडी को क्या किया, हाइड्रेट किया। अब उन्होंने खा पी लिया, तो खा पीने के बाद उनसे डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो डाइजेस्ट ना होने की वजह से उनको क्या हो गया, डायरिया हो गया। तो 7
dihydrocholesterol is converted into cholecalciferol. Cholecalciferol is further converted into 2,5-hydroxycalocalciferol in presence of 2,5-hydrolyase. Now, the 2,5-hydroxycalocalciferol is further converted into 1,2,5-dihydroxycalocalciferol. अब ये 1,2,5-dihydroxycalocalciferol क्या है, इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है हमारा कैल्सीट्रायोल। अब यहाँ पे आपको कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स और कुछ कॉमा वगैरह की मिस्टेक्स आपको दिख रही होगी, आपको लग रहा होगा कि ये गलत लिखा हुआ है, तो यस, यहाँ पे कुछ टाइपिंग एरर्स है, जैसा मैंने आपको पहले की वीडियो में भी बोला था। तो जो हमारी पीडीएफ है उसमें कुछ टाइपिंग एरर्स दिए हुए हैं जो आप इजीली यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, बट हमारी जो मॉड्यूल है उसमें हमने इसको पहले से ही करेक्ट करके रखा हुआ है, हमने सारी जो मिस्टेक्स थी उसको ठीक कर दिया है। तो यहाँ पे आप इतना ज्यादा माइंड मत कीजिएगा, और आपको ऐसा लगता है तो आप यहीं के अपना जब भी जहां भी नोट डाउन कर रहे हैं ऐसे वहां पे इसको करेक्ट करके नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो स्पेलिंग है ये गलत लिखी हुई है, यहाँ पे ये कैल्सीट्रायोल है, यहाँ पे भी बीच में कॉमा नहीं लगेगा, यहाँ पे सबकी 2,5 है। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं हम, ये हमारा मेटाबॉलिज्म तो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसका एब्जॉर्प्शन देखना है, तो यहाँ पे कैल्सीट्रायोल आ गया। तो कैल्सीट्रायोल क्या है, विटामिन डी का सबसे ज्यादा एक्टिव फॉर्म होता है। विटामिन डी का सबसे ज्यादा एक्टिव फॉर्म कौन हो गया, हमारा कैल्सीट्रायोल। अब कैल्सीट्रायोल के क्या फंक्शन होते हैं वो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, काहे में, हमारे कैल्शियम मेटाबॉलिज्म की वीडियो में। यदि हमने कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म यहाँ पढ़ा है तो ये आगे की जो पूरी स्टोरी है वो बात इजिली आप समझ सकते हो, उसमें आपको बिल्कुल भी माइंड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में पूरा बता देती हूँ। यहाँ पे क्या हुआ, कैल्सीट्रायोल क्या करता है, हमारे कैल्शियम और फॉस्फेट की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है। कैसे करता है, जो विटामिन डी है उसका सबसे ज्यादा एक्टिव फॉर्म क्या है, कैल्सीट्रायोल, जो हम यहाँ पढ़ ही रहे हैं। वो क्या करता है, उसका एब्जॉर्प्शन, हमारे कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन क्या होता है, हमारे ड्यूडेनम में होता है। ड्यूडेनम भी D1 D2 जो पार्ट है हम दोनों उसमें ले लेते हैं। तो वो क्या करता है, हमारे ये सबसे ज्यादा कैरियर प्रोटीन जो हमारे इंटेस्टाइन होता है वहां पे क्या करता है, वहां जाके कैरियर प्रोटीन बनाता है। कैरियर प्रोटीन कौन सा है यहाँ पे, हमारा यहाँ कैरियर प्रोटीन है हमारा काल बाइंडिंग। और काल बाइंडिंग क्या करता है, काल बाइंडिंग ही है जो हमारे कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करा देता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इंटेस्टाइन का ऑलरेडी दिया हुआ है पूरा। तो यहाँ पे क्या हुआ, कैल्सीट्रायोल जो है, यहाँ स्पेलिंग फिर से बोल रही हूँ गलत है, कैल्सीट्रायोल जो है इंटेस्टाइन में आया। इंटेस्टाइन में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, पहले से ही कैल्सीट्रायोल रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। जो हमारे कैल्सीट्रायोल हमारा था वो हमारे रिसेप्टर्स पे आके अटैच्ड होगा, फिर वो क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन कराएगा सीबी जीन्स का। सीबी जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन कराएगा तो क्या करेगा, क्या बनाएगा, ये हमारा काल बाइंडिंग बनाएगा। काल बाइंडिंग जो है वो हमारे कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को क्या करता है, इंक्रीज करा देता है। तो इस तरह से विटामिन डी जो है हमारे इंटेस्टाइन पे एक्ट करता है। उसके बाद ये कहाँ एक्ट करेगा, हमारे बोन्स के ऊपर। बोन्स पे कैसे एक्ट करेगा, बोन्स पे भी हमारा जो विटामिन डी है वो क्या करता है, वो हमारे स्टिमुलेट कर देता है ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स को। ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स को स्टिमुलेट करेगा तो ये रिलीज कराता है हमारे एल्कलाइन फॉस्फेटेज को। एल्कलाइन फॉस्फेटेज साथ में हमारे फॉस्फेट आयन को रिलीज करेगा, और वो क्या करता है, वो हमारी बोन के मिनरलाइजेशन में हेल्प करता है। तो इस तरीके से कहाँ एक्ट कर रहा है, हमारे बोन्स पे एक्ट कर रहा है। वैसे ही हमारे एक और जगह है हमारी बॉडी में, किडनी, वहां पे इसका बहुत अच्छा फंक्शन है। कैसे करता है, जो विटामिन डी है वो क्या कराता है, हमारे जो डीसीटी होती है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर तो हम सबने पढ़ा हुआ है, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में भी जो डीसीटी होती है उसके ऊपर एक जो है हमारा कैरियर प्रोटीन पाया जाता है। वो कैरियर प्रोटीन क्या करता है, हमारे कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कराने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, किडनी से क्या होगा, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करा देता है। तो इस तरीके से हमारा जो विटामिन डी है, कैल्सीट्रायोल है, वो हमारी बॉडी पे डिफरेंट जो फंक्शंस हैं वो रोल प्ले कर रहा है। तो अगर यदि हमसे विटामिन डी के कोई फंक्शंस पूछे हम इजीली बता सकते हैं कि हमारे कैल्शियम और फॉस्फेट के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। फॉस्फेट और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को कैसे बढ़ाता है हम वो भी बता सकते हैं कि किस तरह से हमारे इंटेस्टाइन पे वर्क कर रहा है, कैसे वो हमारे किडनी पे कर रहा है और किस तरीके से हमारे बोन्स पे वर्क कर रहा है, वो हम इजीली बता सकते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या हुआ, पूरा विटामिन डी का जो हो गया, तो यहाँ पे इस तरह से क्या हुआ, यहाँ पे हमारा पूरा विटामिन डी के फंक्शंस कवर हो गए। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, अब इसके नेक्स्ट आ जाते हैं डिसीज स्टेट पे, कि हमें विटामिन डी से कौन कौन सी डिसीजेज होती हैं। अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो हम सबको पता है मेनली दो डिसीजेस के नाम, पहला रैकेट्स आ गया और दूसरा ऑस्टियोमेलेशिया आ गया। जो रैकेट्स हैं वो हमारे चिल्ड्रंस के अंदर पाई जाती है। जो बच्चे होते हैं वो धूप में नहीं बैठते हैं, धूप में ज्यादा नहीं जाते हैं, तो धूप में ना ज्यादा जाने की वजह से क्या होता है, उनको रैकेट्स हो जाता है। तो रैकेट्स में क्या होता है, बोन्स का मिनरलाइजेशन नहीं होता, कैल्सीट्रायोल का जो है सिंथेसिस है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, और हमारे एल्कलाइन फॉस्फेटेज की जो एक्टिविटी है
वो यहाँ पे बढ़ जाती है। तो यहाँ ये चीज हमने कहाँ पढ़ी थी, ये चीज हमने अभी अभी हमारे पूरा मेटाबॉलिज्म से हम समझ के आए हैं। यदि हमें वो चीज समझ में आ गई तो हम यहाँ पे इजीली इस चीज को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे किसकी, रैकेट्स की। तो रैकेट्स में क्या होता है, बोन्स का, जो हमारी बोन्स है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट एंड पेलिएबल हो जाती है। स्पेशली जो हमारी वेट बियरिंग बोन्स होती है, जो हमारी लेग्स होती हैं, उस पर इसका इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि ये कोई बच्चा है तो उसकी जो ये बोन्स है, लेग की बोन्स है, वो ऐसे ही बैंड हो जाती है, बोल लाइक हो जाती है। तो ये जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हमारे रैकेट्स डिसीज का। उसके बाद आ जाते हैं हम ऑस्टोमेलेशिया पे। ऑस्टोमेलेशिया जो है वो हमारे एडल्ट्स के अंदर पाए जाने वाली डिसीज है, हमें मेनली एडल्ट्स में दिखाई देगी। और इसमें क्या होता है, जो हमारी बोन्स है वो बहुत ज्यादा फ्रेजाइल हो जाती है और फ्रैक्चर की जो टेंडेंसी है वो बहुत इंक्रीज हो जाएगी। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारी बोन्स हैं वो बहुत फ्रेजाइल हो जाती है और जो फ्रैक्चर की टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है। उसके बाद हाइपर विटामिनोसिस। अब अति हर चीज की बुरी होती है, अगर हमारी बॉडी में एक लेवल से ज्यादा विटामिन डी आ गया तो वो भी क्या करेगा, हमारी बॉडी को नुकसान ही पहुंचाएगा। वो क्या करेगा, अगर विटामिन डी ज्यादा है, मतलब क्या हो गया, कैल्सिट्रायोल ज्यादा हो गया हमारी बॉडी में। तो कैल्सिट्रायोल का क्या फंक्शन था, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन कराना। तो अगर विटामिन डी ज्यादा होगा तो हमारा कैल्शियम का क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन ज्यादा कराएगा बॉडी से। और कोई भी चीज ज्यादा है तो वो नॉर्मल सी बात है, डिपॉजिट होगी, तो हमारे अलग डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पे जाके डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हमारे आर्टरीज में हो जाएगा, हमारे किडनी में हो जाएगा। यदि हमारी किडनी में डिपॉजिट हो जाता है तो यहाँ पे क्या हो गया, हम उसके यहाँ क्या बोलने लगते हैं, रीनल स्टोन्स बोलने लगते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, हाइपरविटामिनोसिस से demineralization of bone and increased calcium absorption from intestine leading to elevated calcium in plasma. Second, prolonged hypercalcemia is associated with deposition of calcium in many soft tissues, kidney and arteries. तो ये क्या हो गया, हमारा पूरा विटामिन डी के बारे में हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ यूनिवर्सिटी में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली आपसे एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखने को आएगा। तो आपको जब लॉन्ग क्वेश्चन इस पे लिखना आएगा तो आपको पूरा लिख के आना पड़ेगा कि विटामिन डी क्या होता है, विटामिन डी का आरडीए क्या है, इसके सोर्सेस क्या है, और इसका पूरा मेटाबॉलिज्म लिख के आना है। तो मेटाबॉलिज्म मैंने आपको बहुत इजी तरीके से 3 स्टेप में 3 रिएक्शन बताई हैं, वो 3 रिएक्शन आपको लर्न करनी है। डायरेक्ट कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते तो मेरी वो ट्रिक यूज करके आप उसको लर्न कर सकते हैं। उसके बाद पूरा उसके नीचे जो था वो तो पूरा कैल्शियम के बारे में दिया हुआ था, तो आप वो पूरा पढ़ लें। उसके बाद अब इसके डिसीज स्टेट पे आ जाएंगे। डिसीज स्टेट में आपको मेनली 2 ही डिसीज लिख के आनी है, पहला रैकेट्स और दूसरा ऑस्टोमेलेशिया। So this is all about vitamin D. Thank you. Keep watching.